Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. This is Public Administration Lecture Series. आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में। जब हमने विड्रो विल्सन का क्रिटिसिज्म पढ़ा था उस टाइम मैंने आपको बोला था जो विड्रो विल्सन ने क्वेश्चंस अराइज किए उन क्वेश्चंस का आंसर दिया बहुत सारे थिंकर्स ने। उस टाइम मैंने टेलर की बात की थी, तो टेलर को भी हमने पढ़ा जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं। और मैक्स वेबर की बात आती है तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसने 1905 में दी। यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना और चाहूँगी कि कुछ फैक्ट्स हैं जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसके बारे में या कुछ भी विड्रो विल्सन के बारे में कुछ फैक्ट्स होंगे जो कि आंसर राइटिंग में उतने काम नहीं आते हैं बट आपको पता होने चाहिए। वो मैंने ये एक सीक्वेंस बना के रखा है। अब जो कुछ एडिशनल फैक्ट्स है जब आपको ये सारा याद हो जाएगा, जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको सैम्पल आंसर्स दूंगी, उसमें वो फैक्ट्स डाले गए होंगे, ठीक है। तो वो आप एडिशन कर सकते हैं नोट्स में। सबसे पहले अगर आप नोट मेकिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी है मैक्स वेबर ने 1905 में। और जबकि आपको पता है कि हर एक थिंकर से पढ़ने से पहले हम देखते हैं उस टाइम कंडीशन क्या थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इम्पैक्ट क्या पड़ा था इकोनॉमिक सिस्टम पे। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने आपको बोला था क्या था, फ्यूडलिज्म था और सोसाइटी डिवाइड हो गई थी लैंड लॉर्ड्स और लेबरर्स में। आपको पता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहले की हम बात करेंगे उस टाइम पे कैपिटलिज्म नहीं था, उस टाइम पे फ्यूडलिज्म था और फ्यूडलिज्म ने सोसाइटी को डिवाइड किया था लैंड लॉर्ड्स और लेबरर्स में, ठीक है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? लैंड था। लैंड के बेसिस पे ही सारा कुछ जो है डिपेंड होता था। फ्रेगमेंटेशन वाज परमानेंट। ऑब्वियसली फिर इंडिया में एक प्रॉब्लम है लैंड की कि वो फ्रेगमेंट, जब बाप के बच्चे बड़े होते हैं फिर उनमें वो तकसीम होता है, फिर वहाँ पे फ्रेगमेंट होता है तो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं इसके लैंड के। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। possessed no modern technology, very rudimentary, sufficient only to sustain lives of people, no surplus, therefore not much of trade to barter economy। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ज़्यादातर बार्टर इकॉनमी चलाई जाती थी क्योंकि हमारा जो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो लैंड था। एग्रीकल्चर भी हमारा बैकवर्ड ही था, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया फ्यूडलिज्म को रिप्लेस किया किसने? कैपिटलिज्म ने। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा फ्यूडलिज्म वॉज रिप्लेस्ड बाय कैपिटलिज्म। आंसर भी आपको ऐसे ही लिखना है। मशीनरी आ गई और उससे क्या हो गया? एग्रीकल्चर में भी सरप्लस आ गया, सरप्लस इकॉनमी हमारी बनी मशीनरी के आने से, क्योंकि जब कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत सारे टूल्स बनाए गए। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मूवमेंट होगी ना गुड्स की तो इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ गया। टूवर्ड्स कैश इकॉनमी टू फैसिलिटेट ट्रेड, तो बार्टर इकॉनमी खत्म हो गई, हम चीज़ों के बदले चीज़ लेते थे। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा तो हमारा कैश इकॉनमी हमने स्टार्ट किया बार्टर इकॉनमी को छोड़ के। और जो सोसाइटी पहले क्या थे हमारे पास? लैंड लॉर्ड्स और लैंड लेबरर्स। अब सोसाइटी डिवाइड हो गई कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? मोनार्की थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, सारा पावर किंग के पास होता था, एक ही पर्सन के पास होता था, पीपल के पास कोई राइट्स या फ्रीडम नहीं होता था। दे वर ट्रीटेड एज सब्जेक्ट्स टू बी गवर्नड, किंग उनको ट्रीट करता था एज सब्जेक्ट्स और जो किंग जो बादशाह बोलता था वही उनको मानना होता था, उनकी कोई अपनी आवाज़ नहीं थी। द किंग ओनली परफॉर्म 2 फंक्शंस। किंग क्या करता था, कौन कौन सी फंक्शन करता था? लॉ एंड ऑर्डर और जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। सारी चीज़ें रिवाइज हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। रेवेन्यूज वर ऑल्सो लिमिटेड, रेवेन्यू भी हमारा लिमिटेड था। देयरफॉर साइज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो लिमिटेड, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का साइज भी लिमिटेड था, फंक्शंस भी लिमिटेड थे, ठीक है। और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी, लोग भी कम एम्प्लॉयड थे। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंक्रीज हो गया रेवेन्यू, किसके रेवेन्यू में? किंग के रेवेन्यू में। क्यों? क्योंकि ट्रेड बढ़ गया, जब तिजारत बढ़ गया, लोगों के पास पैसे आए, लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा टैक्स दिया तो किंग का रेवेन्यू भी बढ़ गया और किंग को भी फंक्शन थोड़ी थोड़ी बढ़ गई क्योंकि उसको भी नज़र गुजर रखनी पड़ी फिर बाकी रास्तों पे, बाकी चीज़ों पे। विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मोनार्की हैड एंडेड। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर और बढ़ गया तो जो ये किंग बादशाहों का सिस्टम था वो खत्म हो गया और डेमोक्रेसी आ गई, इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए। इन डेमोक्रेसी पीपल आर सोवरियन। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होते हैं? लोग होते हैं, लोग ही डिसाइड करते हैं। दे कैन देयर ओन डिसीजन, नो वन अबव देम। लोग ही सबसे ऊपर होते हैं और वो अपना डिसीजन, वोटिंग डिसीजन खुद लेते हैं और अपने रूलर को चुनते हैं।
रूल ऑफ लॉ आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ डेमोक्रेसी आई, लोगों के पास सारा पावर आया, रूल ऑफ लॉ आया, मतलब लॉ के सामने सारे बराबर हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स आया। वैसे तो सारा किंग के पास होता था, अब देखो किंग ही डिसीजन लेता था, किंग ही पॉलिसी इंप्लीमेंट करता था, किंग ही टैक्स डिसाइड करता था, किंग ही अदालत होता था, मतलब जज होता था, तो देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई, हमारी जुडिशरी अलग है, पार्लियामेंट अलग है, मिनिस्टर्स अलग है, तो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, और अगर मिनिस्टर कुछ गलत करता है, पार्लियामेंट कुछ गलत करता है, जुडिशरी बचाती है लोगों को, ठीक है। जुडिशरी कुछ करेगी, पार्लियामेंट में बिल पास होती है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर आ गया बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ना, वो पहले क्या था, किंग था, किंग परमानेंट होता था, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा बनता था। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्परेरी बन गया, उसको हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते थे। वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू स्टे इन पावर। अब जो भी रूलर आता था उसको वेलफेयर मैक्सिमेशन करना ही करना था, उसको लोगों की बहबूदी के लिए काम करने ही करने थे, तब जाके वो पावर में रहता, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें पता है देयर वाज स्पॉइलेज सिस्टम। मैंने बोला था किंग अपनी मर्जी से, जो किंग के जाने वाले होते थे उन्हीं को वो जॉब देता था। देखो अब इसने वेबर की, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था, स्पॉइलेज सिस्टम। लेकिन मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब डेमोक्रेसी आई था, उसके बाद क्या हुआ, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ। अब देखो कुछ एजम्पशंस क्या है वेबर की। वेबर की एजम्पशंस में सबसे पहले क्लोज्ड सिस्टम अप्रोच। इसने भी क्या बोला, इसकी थ्योरी में भी उसने क्या बोला, क्लोज्ड सिस्टम अप्रोच। फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी नॉट इम्पैक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड थ्योरी इसने दी है। इसने बोला कि जो ब्यूरोक्रेसी की फंक्शन है ना, उसको बाहर के फैक्टर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसने क्लोज सिस्टम अप्रोच अपनाया। दूसरा, रैशनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ राइट मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स। रैशनैलिटी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव्स है, आपके पास ये सोच है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा, सो दैट कि हमारा जो एम है, गोल है, उसको हम अचीव कर पाए। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, ये किसने बोली थी, विड्रो विल्सन ने बोली थी। लेकिन उसने ये नहीं बोला था इसको हम कैसे अचीव करेंगे। उसने पहले बोली थी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, और उसके बाद बोला था इनमें के बीच में, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसका जवाब किसने दिया, इसका जवाब वेबर ने दिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अगर ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट होगी तो उससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। तो ये सारे एजम्पशंस दिए वेबर ने। उसने बोला अपना क्लोज्ड अप्रोच अपनाया। उसने बोला कि ये रैशनैलिटी है, लोगों के दिमाग में रैशनैलिटी, उनको पता है हमें क्या सही है क्या गलत है। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी होनी चाहिए, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम करने चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एफिशिएंसी बढ़े एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अब इससे कंटेंट इसका क्या है। Weber was interested in studying the dynamics of power relations in society. Basically Weber ने ना सोशलिज्म में भी बहुत सोशियोलॉजिस्ट भी ये था, इसने सोशियोलॉजी में भी थ्योरीज दी है। तो इसका एक इंटरेस्ट था, ये सोचता था कि मैं पढ़ूंगा सोसाइटी में पावर के रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उन आंसर्स फाइंड करने के लिए, उन क्वेश्चंस के, कौन से क्वेश्चंस, हु आर इन द पोजिशन ऑफ पावर, कि पावर की पोजिशन पे कौन होता है, कि रूलर कौन होता है, हु इज रूलर। Who are in the position of ruler, who are subjects, जो जिन पे रूल किया जाता है सब्जेक्ट, वो कौन है। For और long rulers continue to stay, for how long rulers continue to stay in power, rulers कब तक पावर में रहते हैं। reason why the ruled subjects accept the authority of rulers, और जो रूलर है ना, जो सब्जेक्ट्स है, वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं किसी की अथॉरिटी। इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए इसने स्टडी किया सोसाइटी को। उसने बोला कि मैं देखूंगा ये रूलर कौन होता है, जिन पे रूल करता है वो कैसे लोग होते हैं, और कब तक ये पावर में रहता है, कौन रूलर कब तक पावर में रहेगा, और जो सब्जेक्ट्स है ना, जो लोग हैं, वो क्यों किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए इसने सोसाइटी को पढ़ा। अच्छा, आंसर्स को ढूंढने के लिए इसने कुछ टर्म्स को
डिफाइन किया, ये आपको लिखनी होती है। पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल, वेबर ने इसके बारे में, क्योंकि बाकी थिंकर्स ने भी बोला है, वेबर ने क्या बोला है वो आपको याद रखना है और ये आंसर में मेंशन करना होता है। देखो ये पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। वेबर ने पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल के बारे में क्या क्या बोला है। पावर के बारे में इसने क्या बोला, इसने बोला पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज पावर इफ इन अ रिलेशनशिप ही इज एबल टू गेट हिज ऑर्डर्स इंप्लीमेंटेड इन अ स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस। इसने बोला हम उसको बोलेंगे वो इंसान पावर में है अगर ये अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सकता है रेजिस्टेंस के बावजूद। अगर लोगों को पसंद नहीं है ये ऑर्डर लेकिन फिर भी ये इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, तब जाके हम बोलेंगे कि इन प्लेस ऑफ पावर है, तब जाके हम बोलेंगे ये बंदा जो है ना ये पावर में है। ठीक है, ये बोला वेबर में। अथॉरिटी क्या बोला, इट मीन्स डोमिनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन इज डोमिनेंस। इसने बोला कि जब आप किसी के ऊपर होते हैं ना, किसी आपका एक वो अपर हैंड होता है, उसी को हम बोलते हैं अथॉरिटी। हम बोलेंगे अगर आपकी डोमिनेंस है, अगर आप डोमिनेंट हो तो हम बोलेंगे आप अथॉरिटी पर्सन हो। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल, एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर शुड बी कंट्रोल, इफ नॉट कंट्रोल डिक्टेटरशिप रिजल्ट्स। इसने बोला कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल क्या है, इसने बोला जो आपके पास अथॉरिटी होती है या पावर होता है, जो भी लोग अथॉरिटी वाले होते हैं या पावर में होते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, वो अपनी मनमानी करेंगे तो वो डिक्टेटर बन जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें इसने बोली, पावर को डिफाइन किया, अथॉरिटी को डिफाइन किया और कंट्रोल को डिफाइन किया। एग्जैक्टली यही डेफिनेशन आपको लिखनी है वहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। इसने बोला 3 तरह की अथॉरिटीज़ होती हैं, 3 different types of legitimate authority accepted by followers। legitimate authority क्या होती है, जो फॉलोअर्स एक्सेप्ट करेंगे। देखो 3 तरह की कौन कौन सी है, इसने बोला सबसे पहले होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अथॉरिटी के टाइप्स इसने बोली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेबर का। सबसे पहले इसने बोला ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी किसको बोलेंगे, एक्सरसाइज्ड व्हेन फॉलोअर्स हैव रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर, बिलीफ्स। फॉर एग्जांपल फैमिली, पेरेंट्स, ट्राइबल, विलेज लेवल head, खप पंचायत, religious leaders, imams, pope, godmen। Irrational because based on irrational sources, hence temporary in nature, will be rejected once followers stop believing। इसने बोला ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कुछ लोग होते हैं ना जिनको माना जाता है, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, उनने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा होता है, लेकिन लोगों का बिलीफ होता है, लोग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इमाम की बात मानी जाती है, क्यों, क्योंकि ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। या पोप को माना जाता है, या गवर्नमेंट को, या विलेज हेड, कोई गांव में कोई जो होता है ना बुजुर्ग, उसका माना जाता है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है, ये ट्रेडिशन है हमारा। ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करते हो, सब बोलते कि नहीं ये बड़ा है, इसका मानना ही मानना पड़ेगा, उसको नहीं हम कुछ बोल सकते हैं, ना नहीं बोला जाता है। वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, लेकिन वो तब तक होती है जब फॉलोअर्स का माने। आजकल आप देखो अवेयरनेस इतनी जनरेट हो गई, अगर इमाम कोई गलत बात बोलेगा उसको सामने बोलते हैं आप गलत बोल रहे हो। अगर कोई गाँव का कोई बुजुर्ग इंसान गलत बात बोलेगा उसको सामने बोली जाती, पहले वो नहीं, उसके सामने कोई ज़बान नहीं खोल पाता था। तो ये इरेशनल है, क्योंकि इसका कोई रैशनल सोर्स है ही नहीं। ये हम अपने पुराने ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर या बिलीव्स के बेस पे हम बोलते हैं। और ये टेम्परेरी इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब तक फॉलोअर्स उनको फॉलो करेंगे ना तब तक ये चलेगा, उसके बाद नहीं। तो ये था ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरा टाइप अथॉरिटी का वेबर ने बोला करिज्मेटिक अथॉरिटी। करिज्मेटिक अथॉरिटी हम किसको बोलेंगे, रूलर एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर फॉलोअर्स बिकॉज फॉलोअर्स बिलीव दैट रूलर्स हैव सुपरनेचुरल पावर्स। Irrational because people do not have supernatural power, therefore this too is temporary in nature। Followers accept authority till they believe ruler has supernatural powers। करिज्मेटिक लीडर होता है कि जिसकी पर्सनैलिटी में करिज्मा हो, कि जब लोगों को लगे ना कि इसमें कुछ खास है, इसमें कुछ सुपरनेचुरल पावर होता है, जैसे कोई पीर होता है बड़ा, उसको मानने वाले होते हैं। ये भी इरेशनल होता है, क्योंकि इसके कोई रैशनल बेसिस है ही नहीं, है ना। हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली बैठा है कि इसमें सुपरनेचुरल पावर है। जब तक लोगों को लगेगा तब तक उसको फॉलो करेंगे, जब लोगों को नहीं लगेगा इसमें कुछ है तो तब स्टॉप हो जाएगा उसको फॉलो करना। ये भी टेम्पररी है। इसके बाद है लीगल अथॉरिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबर लीगल अथॉरिटी एक्सरसाइज बाय रूलर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। लीगल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो रूलर एक्सरसाइज करेगा, रूलर इस्तेमाल करेगा अकॉर्डिंग टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वेबर ने बोला लीगल अथॉरिटी है ना, यही रेशनल अथॉरिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एज पर लॉज इसको अप्लाई किया जाता है, कोई अपनी मनमानी नहीं होती है। जो लॉ बोलेगा रूलर वही इम्प्लीमेंट करता है। और इसने बोला कि लीगल अथॉरिटी क्या है, रैशनल है, और ये ज़्यादा समय तक चलती है, क्योंकि रूलर अपना कोई इसमें डिसीजन नहीं करता है, वो एज पर लॉ, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन करता है। ठीक है,
जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल और करिज्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है, वो टेम्परेरी होती है, लीगल अथॉरिटी परमानेंट इन नेचर होती है। मैक्स वेबर ने बोला कि लीगल अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती है बाय ब्यूरोक्रेसी। जैसे कोई ऑफिसर होता है, वो कंटिन्यू अपनी जितना भी उसका सर्विस होगा ना, वो ऑफिसर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो देखो, वो थोड़ी बोलेगा मुझे पसंद है वो लोग तो मैं उनके लिए कुछ करूँगा। नहीं, अगर फंड्स आते हैं किसी स्कीम के लिए, उसको वो उसी पे खर्च करने हैं, उसको एज पर लॉ चलना है, वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। इसलिए परमानेंट होती है, रैशनल होती है, क्योंकि एज पर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। तो वेबर ने क्या बोला, 3 तरह की अथॉरिटी होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल अथॉरिटी। और वेबर ने बोला लीगल अथॉरिटी होती है परमानेंट होती है, ये रैशनल होती है, एज पर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जो वेबर ने क्या दिया है, फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसके बेस पे इसने क्या क्या फीचर्स बोले हैं। देखो, वेबर नेवर डिफाइंड द टर्म ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने कभी ब्यूरोक्रेसी टर्म डिफाइन नहीं की है। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं डेस्क या टेबल को। ब्यूरो मतलब डेस्क या टेबल, क्रेसी मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, टेबल पे जब फाइल्स आती हैं, काम होता है ना, डेस्क और टेबल पे, क्रेसी मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। लेकिन वेबर ने इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन इसके फीचर्स को जो है एक्सप्लेन किया। देखो, इसने बेसिकली जर्मनी में पढ़ा, मतलब इसको ऑब्जर्व किया है। कंडीशंस क्या थी जर्मनी में? जर्मनी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वेबर जर्मनी की सोसाइटी को पढ़ा और ये थ्योरी दी। जर्मनी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था, और इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की अच्छी खासी थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वहाँ पे। तो जहाँ पे वेबर ने ये थ्योरी दी, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी, लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। और एडमिनिस्ट्रेशन पे वहाँ पे सुपॉलिस सिस्टम चल रहा था, मतलब अपनों अपनों को जॉब दी जाती थी। वहाँ पे निपोटिज्म था, फेवरेटिज्म था, करप्शन था, इनएफिशिएंसी थी, मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर था, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ था, लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी थी। ये कंडीशन वहाँ पे थी जहाँ पे जर्मनी में, और वेबर ने इसी को देकर अपनी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी। अब इसने क्या क्या बोला, इसने कुछ फीचर्स बोले, इसने अपनी इसकी थ्योरी में क्या क्या था। इसने बोला रिक्रूटमेंट जो होनी चाहिए ना, वो ऑन द बेस ऑफ मेरिट होनी चाहिए थ्रू ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि जहाँ पे इसने थ्योरी दी जर्मनी में, वहाँ पे सुपॉली सिस्टम था। इसने सबसे पहली बात बोली, अगर ब्यूरोक्रेसी में हमें लोगों को रिक्रूट करना है, लोगों को अपॉइंट करना है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑन द बेस ऑफ मेरिट होना चाहिए थ्रू ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, शाबाश। दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला, इसने बोला सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। इसने बोला जो ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिस के एसेट्स होते हैं, अगर कोई ऑफिसर होगा, अपनी इंडिविजुअल इनकम बिल्कुल अलग होनी चाहिए इसकी। ये ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी अपनी इंडिविजुअल्स अलग होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स उसको अलग रखने चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि ये आपको लिखना होता है एग्जाम में। ठीक। तीसरा, पोजीशंस नॉट हेरिडिटरी इन नेचर। उसने बोला कोई भी ऑफिसर, ये ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है ना, सिविल सर्विस जैसे इंडिया में होते हैं, उसने बोला कोई भी ऑफिसर अगर किसी पोजीशन पे ना, वो उसके बेटे को नहीं मिलनी चाहिए, वो हेरिडिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रमोशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट। इसने बोला प्रमोशंस भी होनी चाहिए क्या, मेरिट के बेसिस पे। इसके बाद हायरार्की होनी चाहिए, नो टू पर्सन्स कैन एवर बी इक्वल, गिव ऑर्डर्स एक्सेप्ट ऑर्डर्स। उसने बोला हायरार्की जरूरी है, अगर दो बंदे ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए, एक अपर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, वो ऑर्डर देगा और ये ऑर्डर लेंगे। नेसेसरी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एट एवरी लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की हर एक लेवल पे अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, कौन किस चीज़ के लिए अथॉरिटी है, किसके पास किस चीज़ के लिए अथॉरिटी है, और कौन किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसने बोला सुपीरियर जो होना चाहिए वो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू गिव ऑर्डर्स, और जो सबऑर्डिनेट होना चाहिए ना, उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा, इसने बोला रिक्रूटमेंट होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ मेरिट, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, पोजीशंस नॉट हेरिडिटी, प्रमोशन स्ट्रिक्टली ऑन द बेस ऑफ मेरिट, और हायरार्की होनी चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसने बोला न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, और यही आंसर है किसका, विड्रो विल्सन के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी का कॉन्सेप्ट इसने भी बोला। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है,
मैक्स वेबर एम्फसाइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रलिटी। इसने दो तरह की न्यूट्रलिटी पे बात की है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी। मैक्स वेबर ने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उनमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी होनी चाहिए और वैल्यू न्यूट्रलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। Bureaucracy can be efficient only when they are completely neutral in their functioning. As part of politics administration dichotomy, political executive is different from permanent executive. That's political executive is responsible for policy formulation, whereas bureaucracy must take care of implementation. इसने बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो तब एफिशिएंट हो सकती है जब ये अपने काम काज में बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, ये अपना फोकस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे करेगी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम पॉलिटिशियंस का है, लेकिन इसका काम है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये उसको उसी पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बारे में इसने क्या बोला? सबसे पहले इसने बात की थी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की। इसने बोला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्परेरी होता है जबकि ब्यूरोक्रेसी परमानेंट होती है। जो मिनिस्टर होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन सिविल सर्वेंट परमानेंट होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एज देयर प्रोफेशन इज पॉलिटिक्स। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन की, उनका काम बेसिकली होता है पॉलिटिक्स का। ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हाईली टेक्निकल एक्टिविटी है ना। पॉलिसी अगर आपको फॉर्मुलेट करनी वो तब अच्छी बनेगी, वो टेक्निकल होती है बहुत। ब्यूरोक्रेसी विद देयर टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं काम? ये हेल्प करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। इनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है, इनके पास एक्सपीरियंस होती है, तो ये हेल्प करते हैं पॉलिटिशियंस को। किस में? ये हेल्प करते हैं पॉलिटिशियंस को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। मैक्स वेबर ने बोला कि ब्यूरोक्रेट जो है ना, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को कि ये प्रोवाइड करे अनबायस्ड। देखो ये वर्ड्स बिल्कुल आपको यही मेंशन करने, अनबायस्ड, मेरिटोरियस एंड रैशनल सजेशंस टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसने बोला जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो टेम्परेरी नेचर होती है और उनका काम होता है पॉलिटिक्स करना। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी उनका काम है, लेकिन असल में उनके पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। अब ब्यूरोक्रेट्स उनको हेल्प करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए कि ये अनबायस्ड, मेरिटोरियस और रैशनल सजेशन दे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। और ये तब पॉसिबल होगा जब ब्यूरोक्रेट्स कंप्लीटली पॉलिटिकली न्यूट्रल होंगे, तब जाके अच्छी पॉलिसी बनेगी। जब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करेंगी, ये ऑन मेरिट बेसिस, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन के बगैर रैशनैलिटी के बेसिस पे इनको सजेशन दे। दे शुड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ देयर ओन। उनको अपनी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। और इनके पास जो ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, वो कि वोटिंग। इनको बस राइट टू वोट होना चाहिए बस। इन्हें बोला अगर ये पॉलिटिकली बायस्ड होंगे, इट कैन रिजल्ट इन अनबैलेंस्ड पॉलिटी, दैट्स पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। इसने बोला अगर ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से होंगे तो ये कभी नहीं चाहेंगे दूसरी पार्टी की पॉलिसी सक्सेसफुल हो। तो इसने सबसे पहले बात की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब जो ये सजेशन दे रहे हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम, ये वो अनबायस्ड होनी चाहिए, मेरिटोरियस होनी चाहिए, रैशनल सजेशंस होनी चाहिए। इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, उनको सिर्फ राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा है वैल्यू न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बाद इसने दूसरी न्यूट्रलिटी की बात की, वो है वैल्यू न्यूट्रलिटी। और वैल्यू न्यूट्रलिटी में क्या बोला गया? मैक्स वेबर ने बोला कि जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वैल्यू न्यूट्रलिटी का आप याद रख लेना क्या है, बिल्कुल यही इस्तेमाल करना है। मैक्स वेबर ने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को। एज इंस्ट्रूमेंट्स दे शुड नॉट हैव एनी वैल्यूज ऑफ देयर ओन, दे शुड स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो इसका मतलब ये है वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें इमोशंस नहीं होने चाहिए जब वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हों, उनमें कोई अपने वैल्यूज़ नहीं होने चाहिए, वो एज एन इंस्ट्रूमेंट्स काम करने चाहिए विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी ओपिनियन। जैसे उनको बोला गया एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे ही वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है। जर्मनी हैड एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच मेड द कंट्री रिच एंड डेवलप्ड। जर्मनी को रिच बन गई थी, डेवलप्ड बन गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। और उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे चाहिए ही नहीं था, ड्रास्टिक चेंज इकोनॉमिक सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वो अमीर थे। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इट हैड ऑप्टेड फॉर कैपिटलिज्म। और देखो कैपिटलिज्म की सक्सेस दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। जब जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो अमीर बन गई
और इसने कैपिटलिज्म को ही अडेप्ट किया। और कैपिटलिज्म को सक्सेस होने के लिए दो चीज़ें होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी सर्टेनिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पॉलिसी सर्टेनिटी होनी चाहिए। लेकिन जर्मनी में क्या था, जर्मनी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से झेलने के लिए उसने वेबर ने बोला कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए ना बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स नहीं एक जगह रुक पा रही है, एक पार्टी नहीं टिक पा रही है, हमें हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करे गवर्नेंस में और वो ब्यूरोक्रेसी कर सकती है। ठीक है। और वेबर ने क्या बोला, एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। याद रख लेना, वेबर ने बोला ब्यूरोक्रेसी तब एफिशिएंट है जब ये हमें अच्छे से स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी गवर्नेंस में प्रोवाइड करे। अगर चाहे हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी रहे या ना रहे, ब्यूरोक्रेसी इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए, वो सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चलानी चाहिए। और इसने बोला वो तब हम अचीव कर सकते हैं जब स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ होगा, बोथ इन लेटर एंड सुप्रीम। जब ब्यूरोक्रेसी एज पर लॉ चलेगी, अपनी मनमानी नहीं करनी है। और इसने बोला ब्यूरोक्रेसी तब जाके एज पर लॉ चल सकती है जब वो कंप्लीटली रैशनल होंगे, वैल्यू न्यूट्रल होंगे। इसीलिए इसने वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात की। तो बात समझ आ गई। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ने क्या क्या बोला, हमने देखा इसने बोला रिक्रूटमेंट ऑन द बेस ऑफ मेरिट होनी चाहिए, प्रमोशन ऑन द बेस ऑफ मेरिट होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। उसमें हम एक बात पढ़ी, हमने न्यूट्रलिटी की बात की। इसने दो तरह की न्यूट्रलिटी की बात की, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी में इसने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स के पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी नहीं होनी चाहिए। और वैल्यू न्यूट्रलिटी में इसने बोला उसके उनको कोई अपने ओपिनियंस नहीं देने चाहिए, इनको बस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। इनको चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करे, तब प्रोवाइड कर सकते हैं जब रैशनल होंगे ये, और तब हम बोल सकते हैं एफिशिएंट है। इसके बाद इसने बात की रूल्स एंड रेगुलेशंस की। इसने बोला रूल्स एंड रेगुलेशंस जब होंगे तब एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी मानी जाएगी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं और नेगेटिव बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसी से जो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ना उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होगा। अगर इनको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ये अपनी मनमानी करेंगे, ये लोगों की बात नहीं सुनेंगे। तो ये तब सुनते हैं लोगों की बात जब इनको पता होगा कि हमें कल पकड़ा जाएगा, हमें आंसरेबल है, हम अकाउंटेबल है। तब इनका ये नेगेटिव बिहेवियर जो करप्शन है, हमारे पास अगर करप्शन के खिलाफ लॉज होंगे ना, तब जाके ब्यूरोक्रेसी डरेगी करप्शन से। अदरवाइज अगर इन्हें करप्शन करना स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको कंट्रोल करना। और कब ज़्यादा, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब पूछने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद वेबर ने एक और क्या बोला रिटन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई सुपीरियर बोला कोई चीज़ करने के लिए, आप बोलो उसको कि सर मुझे लिख के दो, एक ऑर्डर में दो। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत काम है, आप उसे ऑर्डर में लीजिए कल, सो दैट आप कल को कमेटी के सामने दिखा पाओ। ठीक है, हर एक चीज़ रिटन होनी चाहिए। एंटायर कम्युनिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन शुड ओनली बी इन रिटन फॉर्मेट। इट एंश्योर्स कंटिन्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, फिक्स अकाउंटेबिलिटी, एलिमिनेट्स स्कोप फॉर मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर एंड फाइनली हेल्प्स इन टैकलिंग करप्शन। जब आप बॉस से बोलो कि सर आप मुझे ऑर्डर इन रिटन दे दीजिए, बॉस को भी लगेगा कि नहीं कल को ये सबको दिखाएगा ऑर्डर, तो करप्शन कम हो जाएगा और मिसयूज नहीं हो जाएगा पावर का। तो रिटन कम्युनिकेशन की बात की वेबर ने। इसके बाद इसने बोला इम्पर्सनल डिटैचमेंट। देयर शुड नॉट बी एनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। द एंटायर कम्युनिकेशन शुड ओनली बी इन द रिटन फॉर्मेट एंड इट शुड स्ट्रिक्टली बी ऑन द बेस ऑफ हायरार्की। इसने बोला कि आपस में कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो फॉर्मल वन होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए और ऑन द बेस स्ट्रिक्टली ऑन द बेस ऑफ हायरार्की होनी चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पर्सनल डिटैचमेंट, कि जो काम करने वाले हैं उनको कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर फेवरेटिज्म दिखा सकते हैं ना, एक दूसरे को बचा सकते हैं। इसलिए इसने बोला इम्पर्सनल डिटैचमेंट होनी चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो रिटन होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। इसके बाद इसने बात की सुपीरियर ऑफ कॉम्पिटेंस की। इसने बोला, इसने इंपॉर्टेंस दी वेबर ने डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन पे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसने बोला अगर ब्यूरोक्रेसी सेम टास्क परफॉर्म करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के लिए कोई बंदा या 3 साल के लिए सेम काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें वो मास्टर बन जाएगा और इससे वो ब्यूरोक्रेसी बहुत एफिशिएंट बनेगी। तो इसने बोला कि सुपीरियर ऑफ कॉम्पिटेंस के लिए इसने बोला क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनोनिमिटी। इसने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स कोई पब्लिसिटी नहीं लेने चाहिए खुद के लिए, उनको एनोनिमस रहना चाहिए।
क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके थ्रू काम करवाए जाते हैं। अगर वो पब्लिसिटी लेने लगे तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा। दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और उनको किसी को फेवर नहीं करना चाहिए, एज पर रूल्स एज पर रेगुलेशन को काम करना चाहिए। समझ आए 11 प्रिंसिपल्स क्या क्या बोले थे इसने, 11 फीचर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। इसने बोला कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑन द बेस ऑफ मेरिट होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, पोजीशंस नॉट हेरिडिटी, प्रमोशन शुड बी स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, हायरार्की होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी में से पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात की। और इसने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, रिटर्न कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इम्पर्सनल डिटैचमेंट होनी चाहिए, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और एनोनिमिटी होनी चाहिए। यही वर्ड्स आपको लिखने हैं, कोई साधारण इंग्लिश नहीं लिखना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्ड्स होने चाहिए आपके। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है ना, ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया मैक्स वेबर ने। कैसे? मैक्स वेबर ने बोला बिल्कुल जो ये फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ना, इसके बिल्कुल खिलाफ बोला, इसको क्रिटिसाइज किया। क्यों? इसने बोला ये इट कैन रिजल्ट इन न्यू डेस्पोटिज्म, कि इनके पास इतना ज़्यादा पावर होता है ब्यूरोक्रेट्स को, अगर इनको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ये एक खुद ही किंगडम बनाएंगे, खुद का ही किंगडम बनाएंगे। इसने बोला ब्यूरोक्रेसी हार्म नहीं कर सकती है डेमोक्रेसी को, लेकिन स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी कैन एंडेंजर इट। इसने बोला स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी कैन एंडेंजर द फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसने बोला कि जो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना, तो इससे थ्रेट हो सकता है फिर गवर्नमेंट का भी। ठीक है, क्योंकि ये पलट सकते हैं किसी को भी, और इसमें ये बन सकते हैं ये डिक्टेटर्स। ठीक है, इसने बोला देखो ये बिल्कुल आप यही वर्ड्स लिखना है। इसने बोला ब्यूरोक्रेसी इज वन ऑफ द हार्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस टू डिस्ट्रॉय। इसने बोला ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, इतना स्ट्रांग है। और इसने बोला ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये बेसिकली एज एन इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। इसने बोला इसमें टेंडेंसी है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट जब पावर में आते हैं ना, ये अपनी चेयर इतनी स्ट्रांग करती है, इनके पास इतना पावर होता है कि ये करप्शन कितना भी कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इसके पास टेंडेंसी होती है टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी। ये इंस्ट्रूमेंटल ब्यूरोक्रेसी इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी बन सकती है। ठीक है, दैट्स ब्यूरोक्रेसी वुड बिकम एन एक्सट्रीमली पावरफुल इंस्टीट्यूशन विच इज देयर टू ओनली प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट व्हेन एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। देखो कैसे, अगर ये सजेशन दे रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम, इनको उतना ही फंड बोलना चाहिए जितना लगेगा। अगर इनने डबल बोला, 3 टाइम्स बोला, ये क्या कर, ये फंड्स आते हैं ना, ये फिर खुद की मर्जी से हिसाब से खर्च करते हैं, खुद के आराम के लिए, व्हीकल्स के लिए, बाहर फॉरेन टूर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसने बोला कि जो इंस्ट्रूमेंटल ब्यूरोक्रेसी ना, इनमें टेंडेंसी है किसके लिए, इनमें टेंडेंसी है इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी बनने के लिए। सो इंस्ट्रूमेंटल ब्यूरोक्रेसी कहीं इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी ना बने, और इनको टेंडेंसी होती है ये बनने की, और फिर ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोगों के जो पैसे वो खुद पे खर्च कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो पीपल को अकाउंटेबल होता है क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये अकाउंटेबल होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कैसे? मिनिस्टर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी लोगों को अकाउंटेबल नहीं होती है, वो होती है अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर आंसरेबल टू पीपल। कैसे? कल को इलेक्शंस होते हैं, लोग ऑफिसर को नहीं पकड़ेंगे, लोग मिनिस्टर को पकड़ेंगे, और मिनिस्टर ऑफिसर को पकड़ता है। कैसे? अगर ये नहीं काम मानेगा, इसकी ट्रांसफ़र कराते हैं, इसको प्रमोशन रोक देते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है आंसर में। ठीक, मैक्स वेबर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स एज न्यू डिस्पॉट्स और न्यू डिक्टेटर्स बिकॉज ये परमानेंट, देखो याद रखना ये चीज़, 3 लफ्ज़, परमानेंट, पावरफुल और नॉट अकाउंटेबल। ये परमानेंट होते हैं, है ना, क्योंकि जब एक बार आप रिक्रूट हो गए तो टिल रिटायरमेंट आप परमानेंट हो। ये पावरफुल होते हैं, इनके पावर्स बहुत होते हैं, और ये अकाउंटेबल नहीं होते, ये लोगों को जवाब दे नहीं होते। दे आर अकाउंटेबल टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ओनली। ठीक, देखो 2 तरह की ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, वीक ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी।
अगर हम बैलेंस्ड, ये याद रख लेना, बैलेंस्ड पॉलिटी और अनबैलेंस्ड पॉलिटी। अगर हम बैलेंस्ड पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी जो है वो फंक्शन करते हैं स्ट्रिक्टली विद इन देयर लिमिट्स, देयर इज़ नो इंटरफ्रेंस इन द डोमेन ऑफ अदर्स। जो बैलेंस्ड पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एक कंट्री की पॉलिटी को बैलेंस्ड पॉलिटी बोलेंगे ना, वो तब बोलेंगे जहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स अपना काम अपने लिमिट पे करेंगे और ब्यूरोक्रेसी का जो काम होगा ना वो अपने हद में करेंगे, वो एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करेंगे, किसी भी कंट्री में अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, कोई बैलेंस्ड पॉलिटी नहीं है, हमारे पास अनबैलेंस्ड पॉलिटी होती है। और अनबैलेंस्ड पॉलिटी किस रीज़न की वजह से कैसे होती है? दो तरह से अनबैलेंस्ड पॉलिटी होती है। या तो हम देखते हैं पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, या हम देखते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी। दो हो सकती हैं। अनबैलेंस्ड पॉलिटी पाई जाती है, यहाँ पे कोई बैलेंस्ड पॉलिटी नहीं पाई जाती है। अनबैलेंस्ड पॉलिटी दो तरह की हो सकती है, या तो पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी होती है या ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी होती है। अब पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डोमिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी काम काज करे ना, उस पर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर जब पॉलिटिशियंस करेंगे ना, उसको हम पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है। और ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी किसको बोलेंगे? ब्यूरोक्रेट्स डोमिनेटिंग फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जब ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की फंक्शन को, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी। ठीक है। तो इसका मतलब है पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है जब ब्यूरोक्रेट्स के कामकाज में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स डोमिनेट करते हैं। और ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी हो गया जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के कामकाज में ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल होता है, और ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी। ठीक है। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कैसे डोमिनेट फंक्शनिंग करेंगे ब्यूरोक्रेसी पे? वो उनकी बार बार ट्रांसफ़र करेंगे, पोस्टिंग्स करेंगे अपनी फेवरेट जगह पे, या उनसे निकालेंगे, प्रमोशन देंगे, सस्पेंड करेंगे, तो एक दबाव डालेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी फिर अच्छे से काम नहीं कर पाती है। अब ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी कैसे होती है? ब्यूरोक्रेट्स कैसे डोमिनेट बनते हैं? देखो, मैक्स वेबर ने भी बोला, इस जो दूसरा है ना, ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी, इसी का ज़्यादा खतरा रहता है। कैसे? ब्यूरोक्रेट्स के पास नॉलेज होती है पॉलिसी बनाने की, और इसीलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हमेशा आना पता है, ब्यूरोक्रेट्स से हेल्प लेनी पड़ती है। और ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं काम? अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अपने हिसाब से सजेशन देती है। लेकिन मैक्स वेबर ने क्या बोला था? इनको देना चाहिए मेरिटोरियस, रैशनल और अनबायस्ड सजेशन, लेकिन ये देते हैं अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। ठीक है। इनके पास पावर ज़्यादा है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी है, तो इसीलिए इनके पास नॉलेज होती है पॉलिसी मेकिंग की, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को ये मिसलेड भी कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी को, गवर्नमेंट को कभी ये सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी ये मशवरा नहीं देंगे ऐसी पॉलिसी का जिससे उनके अपने पोजीशन ऑफ पावर कम हो जाए। ब्यूरोक्रेट से कभी होने नहीं देते हैं। नो सिंगल रिफॉर्म अलाउड टू बी इम्प्लीमेंटेड टू मेक देम अकाउंटेबल एंड एक्शन। अभी तक अगर हम इंडिया की भी बात करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अभी तक सबसे ज़्यादा यहाँ पे करप्शन क्यों था, नेपोटिज्म क्यों था? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने अभी तक कोई रिफॉर्म के लिए पॉलिसी अलाउ नहीं की थी, कोई हेल्प ही नहीं की थी गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट ही नहीं किया था कि ऐसी कोई रिफॉर्म पॉलिसी आई जिसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी को देखा जाए और इनको एफिशिएंसी बढ़ाया दिया जाए। ठीक है। इतना समझ आया? इतनी ये टर्म जो मैंने बोली ये समझ आई? ठीक है। अब क्रिटिसिज्म बाय अदर्स, दूसरों ने क्या क्रिटिसाइज किया? दोज क्रिटिक्स हु क्रिटिसाइज द कांसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, हु क्रिटिसाइज रैशनैलिटी, हु क्रिटिसाइज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेबरियन मॉडल। तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ ने जो वेबर की एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया, कुछ ने रैशनैलिटी को क्रिटिसाइज किया, कुछ ने इसमें क्रिटिसाइज किया कि वेबर ने बोला था कि यूनिवर्सल थ्योरी है, इसने उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है। Administrative thinkers Barnard, Herbert Simon criticized the concept of efficiency in Weberian model because Max Weber ignored the dynamics of human behavior and role of informal organization. They proved with their theories that informal organization can be an important role in maximizing efficiency than formal structures given by Weber. देखो,
सबसे पहला क्रिटिसिज्म चेस्टर बार्नार्ड और हर्बर्ट साइमन ने किया, ये हमें आगे पढ़ने हैं। बार्नार्ड और साइमन ने इसको इसलिए क्रिटिसाइज किया, इसने बोला कि जो आप बोल रहे हो ना कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मल वे में रहना है, फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन, इसने जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आपस में जो हम बातचीत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसने उसको इग्नोर किया, इसने इसको एज अ मशीन लिया। इसने बोला कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर का जो डायनेमिक्स होता है, हम आपस में बातचीत करते हैं, फिर मशवरा करते हैं, इसने इसको इग्नोर किया। इन्होंने बोला चेस्टर बार्नार्ड और हर्बर्ट साइमन ने, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो इनफॉर्मल टॉक्स रहते हैं, जो आपस में इनकी इंटरेक्शंस रहती हैं, तो वेबर ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इनका यही था। दूसरा, द फंक्शनिंग ऑफ वेबरियन ब्यूरोक्रेसी कैन रिजल्ट इन ट्रेंड इनकैपेसिटी, स्पेशलाइजेशन लीड्स टू दिस। जैसे वेबर ने क्या बोला था कि डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन, जब ये बार बार एक ही काम करिए उस पर, तो लेकिन इसमें बोला गया कि इसमें ट्रेंड इनकैपेसिटी आ सकती है। इससे क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगी, ब्यूरोक्रेसी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगी, रूल ऑफ लॉ, वैल्यू न्यूट्रलिटी, स्टेटस को, इंडिया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इसने बोला कि इन्होंने बोला कि इसने ये जर्मनी के हिसाब से दिया है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे पॉवर्टी है, इंडिया में हम स्टेटस को नहीं, कंटिन्यूटी नहीं देनी है, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव चाहिए, यहाँ पे हमें हालात बदलाने हैं। तो यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन की, डिवीजन ऑफ वर्क की बात नहीं करो, यहाँ पे ट्रेंड इनकैपेसिटी आएगी, आप उनको सिर्फ एक ही सिखा रहे हो। यहाँ पे बहुत ये वर्सटाइल होने चाहिए, यहाँ पे हमें स्टेटस को, वही स्टेटस नहीं रखना है, हमें स्टेटस चेंज करना है। यहाँ पे ये जर्मनी है, ये इंडिया है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे पॉवर्टी है। Bureaucracy is giving training in such a manner that it can only perform the function of ensuring stability and continuity to administrative processes. If they are asked to bring about change in the socio-economic systems of the country, they become incapable, they cannot maximize efficiency. बोला जाता है कि इसके हिसाब से इनको ट्रेन किया जाता है सिर्फ एक काम करने के लिए, लेकिन अगर इनको बोला जाएगा कि आप चेंजेस लाओ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम में, तो ये कैपेबल होंगे ही नहीं, ये इनकैपेबल होंगे। ठीक है। इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन of welfare of people. तो अगर हम वेबर की बात करेंगे, जो ट्रेंड इनकैपेसिटी है, इससे तो इनएफिशिएंट बनेगी ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। और अगर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, तब हम मानेंगे कि ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट है, जब लोगों का वेलफेयर बढ़ जाएगा। लेकिन जो वेबर बोलता है कि हमें कंटिन्यूटी प्रोवाइड करनी है, ये तो जर्मनी के हिसाब से बोला था, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, वहाँ पे लोग रिच थे, इकोनॉमी डेवलप्ड थी। लेकिन इंडिया की तो वो बात है ही नहीं, यहाँ पे स्टेटस को नहीं रखना है, तो यहाँ पे ट्रेंड इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। भी एक क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। एक और चीज़, गोल डिस्प्लेसमेंट, इसको एक और क्रिटिसिज्म मिला गोल डिस्प्लेसमेंट का। कैसे? हैज़ टेकन प्लेस इन द फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंसी। गोल मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर ऑफ पीपल थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस मींस इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी यूज्ड बाय ब्यूरोक्रेसी फॉर, बट द न्यू गोल नाउ इज रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंसी, गोल डिस्प्लेसमेंट। गोल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ फोकस किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, वो फोकस नहीं करते हैं कि वेलफेयर कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए उन रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में गोल डिस्प्लेसमेंट हुआ था। हमारा गोल होना चाहिए था लोगों का वेलफेयर बढ़ाना। ठीक है, वेलफेयर बढ़ाना था, तब वो गोल होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ रूल्स को फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया, वो गोल बन गया, इससे भी इनएफिशिएंसी आ गई है। उसके बाद इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज वेबरियन मॉडल में, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट, health, education, etc. Various development, various goals, but at higher level, finance ministry goal is different. Fiscal deficit reduce करना है। चिदम्बरम, शिवराज पाटिल, प्रणब मुखर्जी, Tough Wars 2008 Mumbai blast example. Weberian model cannot maximize efficiency because of continuous conflict between people heading different departments. Since all of them are specialists, they do not have a macro perspective of organization. On the other hand, in case of a conflict between their departmental objectives and overall objectives of organization, they always give preference to their departmental objectives, resulting in inefficiency. देखिए, अगर हम बात करेंगे ना इसकी डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन की, बोला जाता है उसके खिलाफ भी उसमें भी इंटरनल इनकंसिस्टेंसी ये है, इसको इंटरनल इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो एक एक विंग के हेड्स होते हैं, वो हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा फंड्स चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट्स का ध्यान ही नहीं रखते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स को अगर हम उनको पीछे भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे करना चाहते हैं। इस वजह से क्या हुआ, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव रहा ही नहीं, उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन रही ही नहीं। इस वजह से इंटरनल इनकंसिस्टेंसी आती है और इससे इनएफिशिएंसी आती है।
मैक्स वेबर ने बोला कि स्पेशलिस्ट टॉप पोजीशन पे आना चाहिए, बट रियलिटी अगर हम देखेंगे, हमारे पास देखेंगे जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट्स क्या है, वही कहाँ पे है, वही टॉप पे है। यहाँ पे कोई डॉक्टर टॉप पे नहीं होता है, कोई इंजीनियर कोई लॉयर टॉप पे नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आईएएस वाले टॉप पे होते हैं, वो जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये हम आगे पर्सनल, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम सीखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको वेबर का पर्सपेक्टिव देखना है। तो इससे इंटरनल इनकंसिस्टेंसी आ गई कि जो ये बात बोल रहा ना यहाँ पे, लेकिन कुछ उल्टा ही है ब्यूरोक्रेसी का। यहाँ पे जर्नलिस्ट टॉप पे पहुंचता है, जबकि वेबर बोला था कि स्पेशलिस्ट पहुंचना चाहिए। और हमने देखा जहाँ पे भी स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वहाँ पे उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके अंडर चीफ इंजीनियर होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, एजुकेशन होता है। स्पेशलिस्ट को ऑर्डर लेना पड़ता है जर्नलिस्ट से, ठीक है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं और वो ऑर्डर लेते हैं जर्नलिस्ट से, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट इसको क्या क्रिटिसिज्म किया गया, ब्यूरोक्रेसी इज इम्प्रिजन्ड विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी विच मेक्स देम इनएफिशिएंट। रैशनैलिटी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, वैल्यू न्यूट्रलिटी। देयर इज नो स्कोप फॉर यूजिंग देयर डिस्क्रिशनरी पावर्स while performing their functions as they are expected to take decisions strictly according to established rules and regulation. It makes them inefficient. They are totally imprisoned within the iron cage of rationality. Iron cage of rationality यही आपको लिखना है आंसर में। क्यों? इसमें एक क्रिटिसिज्म किया गया है कि मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है आयरन केज ऑफ रेशनलिटी है, मतलब इनको एक पिंजरे में बंद किया है। जो आपको रूल है, जो रेशनल रेगुलेशन है, उसी को फॉलो करो। अपना दिमाग ये लगा ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इनएफिशिएंट हो गए। इनको सिर्फ रूल्स, ये अपना नहीं सोचते कि यहाँ पे जो कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे कम ज़रूरत है, इनको सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इस वजह से इनको बोला जाता है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी की वजह से इनमें इनएफिशिएंसी आ गई है। कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया फंक्शन ऑफ वेबरियन ब्यूरोक्रेसी की। क्यों? इसने बोला ब्यूरोक्रेसी कैन नेवर मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ पीपल, इट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास टू कंटिन्यू देयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्डिनरी मासेस बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी। इसने बोला कि जो वेबर ने वैल्यू न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट दिया ना कि ब्यूरोक्रेट्स को कोई अपना ओपिनियन, कोई अपना इमोशन नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स गरीबों के लिए ज़्यादा नहीं करने चाहिए, बस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। तो इसने बोला जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, वो इनको ब्यूरोक्रेट्स के साथ अपना वो जुगलबंदी करते हैं करप्शन के हिसाब से। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स सपोर्ट करते हैं फिर कैपिटलिस्ट क्लास को, इसके नतीजे में एक्सप्लॉयटेशन होती है ऑर्डिनरी मासेस की और वेलफेयर बढ़ता ही नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने वेबरियन ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है, इसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसने बोला वैल्यू न्यूट्रलिटी इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, द क्वेश्चन इज दैट is being asked is how can a thinking person be neutral। इसको बोला गया कि आप बोलते हो वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, अपना ओपिनियन ही नहीं होना चाहिए, अपना इमोशन ही नहीं होना। ये जो एक इंसान होगा, जो सोचेगा, जिसके पास थिंकिंग कैपेसिटी होगी, थिंकिंग पावर होगा, वो कैसे न्यूट्रल हो सकता है? क्या वो अपना ओपिनियन, उसका अपना एक्सप्रेशन ओपिनियन आएगा ही नहीं? कैसे नहीं आएगा? जो थिंक करने वाला होगा, जो थिंकिंग बीइंग होगा, उसमें वो वैल्यू न्यूट्रल कैसे हो सकता है? उसका तो अपना ओपिनियन होगा ही होगा। Civil servants are expected to bring socio-economic transformation of the country. Social transformation in the form of empowerment of SC, ST, minorities, OBC and women. Economic transformation in the form of increasing GDP, per capita income, infrastructure growth, industrial growth and employment. This is possible only civil servants have values, unlike values like एम्पैथी, इक्विटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सर्विस ओरिएंटेशन। उसने बोला हम चाहते हैं सिविल सर्वेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाए, वो SC, STs, माइनॉरिटी, OBCs और वुमेन को सपोर्ट करे और कंट्री में ऐसे सपोर्ट करे कि GDP बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। वो तब होगी जब ये एम्पैथी शो करेंगे, जब इनको हमदर्दी होगी गरीबों से, SC, ST से, इक्विटी ये दिखाएंगे, अगर वुमेन किसी सेक्टर में पीछे है उनको हेल्प करे, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और सर्विस ओरिएंटेशन दिखाएंगे। जब इनके पास ये वैल्यूज होंगे, ये वैल्यूज दिखाएंगे, तब ये हो सकता है। इन्होंने बोला कि वैल्यू न्यूट्रलिटी से ये चेंजेस हम नहीं ला सकते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हो वैल्यू न्यूट्रलिटी रहना चाहिए, तो कार्ल मार्क्स ने बोला एक्सप्लॉयटेशन होगी मॉसेस की। और इसने बोला कि ये असल में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ब्यूरोक्रेट्स, ये ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स जो है उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, और अगर इनको सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने वैल्यूज के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक।
अब देखो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई होगा, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट्स हैं, कैपिटलिस्ट बेनिफिट हो रहे हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है कैपिटल, क्योंकि सेज आ गया, फॉर कैपिटलिस्ट बेनिफिट कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स इंस्ट्रूमेंट्स बन गए कैपिटलिस्ट के हाथ में, क्योंकि उनको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन ये फार्मर्स का नहीं सोच रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला प्रोजेक्ट करना है तो ये प्रोजेक्ट बनाएंगे इन द नेम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। जैसे तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट जब आया था तो प्रोटेस्ट देखने को मिला, बहुत जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिला। लेकिन उसने उस टाइम ऑफिसर्स ने क्या बोला, नहीं डेवलपमेंट हो रही है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने और एसपी ने बोला मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने। तो इसी पे क्वेश्चन अराइज होते हैं फिर बार बार। अब एक और क्रिटिसिज्म ये था कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेबरियन मॉडल। वेबरियन मॉडल जो है, वेबर ने बोला कि इसकी जो थ्योरी है, मेरी थ्योरी यूनिवर्सल थ्योरी है फॉर एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ये अगर किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी लानी है तो इसको वेबर्स प्रिंसिपल अप्लाई करने ही करने हैं। लेकिन क्रिटिक्स ने बोला कि वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला, क्रिटिसिज्म करने वालों ने, कि जो वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी है ये उसने जर्मनी की कंडीशंस को देख के दी है। इसने एफिशिएंसी या ब्यूरोक्रेसी किसको माना, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी को, जो कि जर्मनी में चाहिए थी। उसने बोला कि इसने अपना मॉडल डिफरेंट कंट्रीज और सिचुएशंस के हिसाब से नहीं दिया। इट लैक्स एम्पिरिकल वैलिडिटी। अगर हम डेवलपिंग नेशंस पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें कोई एम्पिरिकल वैलिडिटी है नहीं। इसने बोला इंडिया लाइक कंट्री में हम स्टेबिलिटी को एफर्ट नहीं कर सकते हैं, एज इट मीन स्टेटस कोइज्म। मतलब इसका मतलब होता है जो है वही रखो, नहीं, हमें तो ट्रांसफॉर्म होना है, हमें तो चेंजेस लानी है। यहाँ पे तो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट है। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं होती है। और क्रिटिक्स ने यहाँ पे पॉलिटिकली न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी को भी क्वेश्चन किया। इसने बोला पॉलिटिकल न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी डेवलप्ड कंट्री को चाहिए, लेकिन ये डेवलपिंग नेशन के लिए सूटेबल नहीं है। इसने बोला, एग्जाम्पल दिया गया, क्रिटिक्स ने एग्जाम्पल दिया कम्युनिस्ट चाइना का। इसने बोला चाइना में स्पॉइलर सिस्टम है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के मेंबर्स होते हैं ना, वो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, और वो कमिटेड, वो उनके पास वही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है। और वो चूँकि उनकी आइडियोलॉजी भी वही होती है जो गवर्नमेंट की होती है, उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी उनमें होती है। और अगर हम इंडिया, कंट्रीज़ लाइक इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकली न्यूट्रल वेबरियन ब्यूरोक्रेसी अप्लाई की गई है। यहाँ पे पॉलिटिकली न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी को, वेबरियन ब्यूरोक्रेसी को माना जाता है, जो कि मेरिट पे होती है। और अल्टीमेटली हमने देखा इंडिया में कितने सारे पैसे, कितने सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स आए हैं, अभी भी यहाँ पे लोग गरीबी में रह रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट है करप्शन। अभी भी टेक्नोलॉजी की वजह से इसको कम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, पिछले अभी तक की बात करेंगे, अगर जब से आज़ाद हुआ इंडिया, कितने सारे पैसे खर्च गए, कितने सारे वर्ल्ड बैंक लोन्स लाए गए, लेकिन इट रिजल्टेड इन फेलियर, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी है। अगर हम चाइना की बात करेंगे, वो कितना डेवलप हुआ, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के ही एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ वेबर्स थ्योरी की एप्लीकेशंस। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन ट्रूली बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ इन एस्पेक्ट ऑफ न्यूमरस क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। नो डाउट बहुत सारी क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा आंसर बैलेंसर देना होता है। फिर भी हम मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल थ्योरी है। क्यों? For any large organization to maximize its efficiency, it has no option but to follow Weberian principles. कोई भी organization हो, अगर उसको efficient रहना है, उसके पास कोई option ही नहीं है, उसको करना ही करना पड़ता है Weberian principles को follow। और मैक्स वेबर 1920 अर्ली 1920s में आया ये थ्योरी लेके, और अभी तक बहुत सारे थिंकर्स को चाहिए था जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव मॉडल आए, लेकिन पूरी दुनिया में यही मॉडल चल रहा है ब्यूरोक्रेसी का। हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल है ही नहीं।
उन्होंने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया वेबर को, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं दे पाए। अभी तक यूनिवर्सल जो वेबर की ब्यूरोक्रेसी है हर जगह पे पाई जाती है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो कितना सारा हमने वेबर का पढ़ा। आपको आंसर के लिए बहुत स्पेस कम होती है, तो आपको मेन वर्ड्स वहाँ पे इस्तेमाल करने होते हैं। देखो, हाउ टू मिनिमाइज लिमिटेशंस ऑफ वेबरियन ब्यूरोक्रेसी। वेबर की ब्यूरोक्रेसी को मिनिमाइज हम कैसे करेंगे? जो वेबर की हाउ टू मिनिमाइज लिमिटेशंस ऑफ वेबरियन ब्यूरोक्रेसी, जो वेबरियन ब्यूरोक्रेसी की लिमिटेशंस हमने देखी ना ऊपर क्रिटिसिज्म में, उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। कैसे? देखो, मिनिस्टर्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ब्यूरोक्रेसी को। मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं लोग टू रिड्यूस डिक्टेटरशिप ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस एटसेट्रा। हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जब बहुत सारे तबकों से हमारे मिनिस्टर्स आएंगे और वो ब्यूरोक्रेसी को अपने अपने तबकों के लिए काम करवाएंगे। और ऐसे ही, क्योंकि उनको पता है अगर हम नहीं मानेंगे मिनिस्टर का, हमारी ट्रांसफर हो सकती है, हमारी पोस्टिंग डिफरेंट जगह पे हो सकती है, हमारी प्रमोशन रुक सकती है। ठीक है, ऐसी ही रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। यूजुअली पहले अगर हम देखेंगे ना, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती थी पहले, एफलेंट क्लास से यूजुअली होते थे एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। कैसे? फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू रिजर्वेशंस। देखिए, गवर्नमेंट रिजर्वेशन रखता है SC ST के लिए, OBC के लिए। ठीक है, कुछ हद तक रिजर्वेशन सही है। कैसे? SCs का जब हम ऑफिसर होगा, ST का ऑफिसर होगा, OBC का ऑफिसर होगा, वीमेन होगी इसमें, तो उसमें क्या होगा? इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं कि हर एक तबके के लोग ब्यूरोक्रेसी में आए। जब डिफरेंट तबके के लोग ऑफिसर्स होंगे, ऑब्वियसली वो अपने अपने तबकों के लिए कुछ ना कुछ काम करके जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि ग्राम सभा है हमारे पास, अदरवाइज इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? ग्राम सभा में। ऑल एल्डर्स ऑफ विलेज कमिंग टुगेदर एंड टेकिंग डिसीजन, दे शुड बी कंट्रोलिंग द ब्यूरोक्रेसी। जो ग्राम सभा हमारा होता है, वहाँ पे लोग ही मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं, हमें फंड्स कहाँ पे खर्च करने, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो कंट्रोल करते हैं जो इनके ऑफिसर्स होते हैं। एमेचरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जो NGOs होते हैं, हु परफॉर्म सर्विंग सोसाइटी आउट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एज अ प्रोफेशन। जैसे NGOs होते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो कर सकते हैं काम, वो ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। जैसे सिटीजन चार्टर हमें पढ़ना है, RTI है, सोशल ऑडिट है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो ना, अभी सोशल एक्टिविस्ट अपने आवाज़ ऊंची करते हैं कि जैसे कोई जैसे लाइट नहीं होती है, सब लोग बोलते हैं कि हमारी लाइट क्यों नहीं है, अगर शेड्यूल है तो लाइट क्यों नहीं है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे BDO है, ये कभी ऑफिस नहीं आता, अगर वो आज के ज़माने में नहीं आएगा तो लोग रेज करते हैं अपने वॉइस। NGOs इन पे नज़र रखते हैं, सिविल सोसाइटी इन पे नज़र रखती है, प्रेशर ग्रुप्स इन पे नज़र रखते हैं। तो एमेचरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि जो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होते हैं, जो सोसाइटी को सर्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखते रहते हैं। ठीक है, उनको कोई पे नहीं मिलता है, वो लोगों की खिदमत के लिए करते हैं। तो अगर देखो, अब अगर यहाँ पे कोई सिविल सोसाइटी उठेगा कि ऑफिसर आता ही नहीं ऑफिस, उसको उसी टाइम सस्पेंड करेंगे, तो अब सुधार आ गया। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को। कैसे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डिफरेंट तबके से मिनिस्टर्स बनेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, डिफरेंट तबके के लोग आ जाएंगे, उनको हम रिजर्वेशन देंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ग्राम सभा के सारे लोग कंट्रोल करेंगे ऑफिसर्स को। एमेचर एडमिनिस्ट्रेशन, NGO, सोशल एक्टिविस्ट, प्रेशर ग्रुप्स आएंगे। और उसके बाद मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर जो होता है, अगर मिनिस्टर नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंसड हो, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है ब्यूरोक्रेट को। लेकिन इंडिया में मिनिस्टर्स अभी तक, अब तो आ रहे हैं थोड़े थोड़े, अभी तक नॉलेजेबल और एक्सपीरियंसड नहीं होते थे, और इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स उनको ही कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा गया। ठीक है, अच्छा। और मिनिस्टर को यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर ऑफिसर कोई भी गलती करता है ना, वो मिनिस्टर के सर जाती है। मिनिस्टर सुपीरियर होता है, ब्यूरोक्रेट सबऑर्डिनेट होता है, एक हायरार्की होती है। लेकिन अगर मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा, अगर मिनिस्टर पढ़ा लिखा होगा, जानने वाला होगा, तो वो ऑफिसर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करा सकता है। लेकिन अगर मिनिस्टर को पता ही नहीं होगा, ऑफिसर उसको बोलेगा ये सर वो सर, तो वो उसको नहीं कमाना है। तो ये चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं जिससे हम जो वेबरियन मॉडल का जो लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव पॉइंट है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे फोकस करना है, पंचायत को बहुत स्ट्रांग करना है, ग्राम सभा को, एमेचरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, NGOs होने चाहिए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बहुत एक्टिव रहने चाहिए। मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मिनिस्टर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करेगा तो वो अपने अंडर ऑफिसर्स को से भी बहुत ज़्यादा काम करवाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैक्स वेबर। आई होप कि आपको ये पूरा समझ आया होगा। आई थिंक इसमें ये क्रक्स है, मतलब ये नोट्स ऐसे हैं कि इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और ये बिल्कुल वो जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो लैंग्वेज है,
यही इस्तेमाल होनी चाहिए आंसर्स में भी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।